नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने लेसन नंबर 8 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये लेसन नंबर 8 का पहला भाग कल आ चुका है। आज ये दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। टॉपिक है बंगाल में उपन्यास। बंगाल का उपन्यास दो संसारों में जी रहा था। एक तो भूतकाल में, जहाँ किरदार, घटनाएं और प्रेम कहानियाँ थी, और जहाँ दूसरी क्या था, आज की घटनाएं। तो जहाँ पुराने लोग बात करें तो वो व्यापारी, संगीत, नृत्यों की बात हो रही थी, और इन उपन्यासों को एकांत में पढ़ना अच्छा लगता था। बंकिम चंद्र, जिनको आप जानते हो, इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। वह अपने घर पर यात्रा का आयोजन करते हैं। ये यात्रा क्या होती है विद्यार्थियों, आपको में यात्रा क्या होती है? यात्रा, इसमें क्या होते हैं कि पूरे परिवार इकट्ठा होता है और उन कमरे में साहित्यिक मित्र भी इकट्ठा करते हैं। मतलब एक मंडली इकट्ठी होना, उसको बोला गया है यात्रा। यहाँ बात करेंगे असम के उपन्यास की। असम में शुरुआती उपन्यास मिशनरियों ने लिखे। मिशनरी बोलते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, बोलते हैं मिशनरीज। इनमें से दो का बंगाली में अनुवाद किया गया। इन उपन्यासों में फूलमणि और करुणा नामक उपन्यास शामिल है। 1888 में असम में विद्यार्थियों ने कोलकाता में असमिया भाषा उन्नीस साधन नामक संस्था निर्माण किया। विद्यार्थियों ध्यान रखना, आता नहीं है पर ध्यान रखना, संस्था बनाई थी 1888 में। इसी संस्था ने पत्रिका निकाली। इस पत्रिका ने यहाँ लेखन कला के विकास में योगदान दिया। रजनीकांता बारदोलई ने असम में मनोमत्ती न के नाम से पहला बड़ा ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। रजनीकांत बारदोलई ने मनोमोती नाम से पहला ऐतिहासिक उपन्यास लिखा असमी भाषा में। ये उपन्यास बर्मी अतिक्रमण के बारे में था, जिसकी कहानियाँ लेखक ने 19 सैनिकों से सुनी होगी जो 1819 का अभियान भाग ले चुके थे। ये एक दूसरे के दुश्मन दो परिवारों से संबंध रखने वाले दो प्रेमियों कहानी है, युद्ध के बाद बिछड़ते हैं और फिर बाद में मिल जाते हैं। ये वही कहानी है। अब दोबारा से बात करते हैं बंगाली उपन्यास की। तो यहाँ हम देखते हैं बंकिम चंद्र अपने पहले उपन्यास, भाई ध्यान रहा, बंकिम चंद्र का लिखा पहला उपन्यास कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी है। जब उन्होंने इस उपन्यास का पाठ किया तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां चबा ली थी। मतलब इतना भाषा का अच्छा प्रयोग किया था। उनके कहानियों में रहस्य, रोमांच था, भाषा निराली थी, गद्य शैली अपने आप आनंद देने वाली थी। बंगाली उपन्यासों में शहरी जीवन का तर्ज था और महिलाओं में मैली बोली का प्रचलन था। बंकिम की भाषा संस्कृत वाली थी, इसमें बोलियां भी शामिल थी। तो उपन्यास बहुत शीघ्र क्या हो गया, बंगाल में लोकप्रिय हो गया। और उनकी काबिलियत ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत का लोकप्रिय उपन्यासकार बना दिया। यहाँ बंकिम चंद्र की फोटो देख रहे हैं, ये थे बंकिम चंद्र जी। यहाँ फोटो देखिए भाई, इन्होंने अपना एक हाथ रखा हुआ किताब के ऊपर, जो दिखाता है कि उनके लेखन, उनका लिखना ही क्या है, उनके सम्मान का प्रतीक है। ये वो मंदिर और बैठक है जहाँ पर बंकिम चंद्र जी बैठा करते थे और अपने दोस्तों के साथ साहित्य पर चर्चा किया करते थे। उड़िया उपन्यास। उड़िया उपन्यास, उड़िया मतलब उड़ीसा की भाषा है उड़िया, उस भाषा में लिखे उपन्यास। तो ये उपन्यास कहाँ से होती शुरुआत? 1877 में रमाशंकर राय ने सौदामिनी नामक पहला उड़िया भाषा में धारावाहिक लिखा, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन 30 साल के भीतर भीतर उड़ीसा भाषा में फकीर मोहन सेनापति ने एक बड़ा उपन्यास पैदा किया। उसका नाम था 6 मणों 8 गुंठों, मतलब है 6 एकड़ और 32 गट्ठे जमीन। लिखा था फकीर मोहन ने। इस उपन्यास ने एक नई प्रकार की धारा को जन्म दिया। इस उपन्यास में रामचंद्र मगराज की कहानी है, जो एक जमींदार के मैनेजर की नौकरी करता है। ये मैनेजर अपने आलसी और पेकड़ मालिक को ठगता है और निसंतान बुनकर पत्नी पगिया और सरिया की उपजाऊ जमीन को हथियाने की कोशिश करता है। मंगराज बुनकर दंपति को बेवकूफ़ बनाकर कब्जे में दबा लेता है, जिससे जमीन उसकी हो जाए। ये उपन्यास मील का पत्थर साबित किया। उपन्यास जरिए ग्रामीण मुद्दों को गहरी सोच का अहम हिस्सा बनाया गया। ये उपन्यास फकीर मोहन ने बंगाल और अन्य स्थानों बहुत सारा राइटर्स के लिए एक रास्ता खोल दिया। ये थी कहानी उड़िया उपन्यास की।
बढ़ते हैं आगे औपनिवेशिक ज़माने में उपन्यास। अगर हम पूरे भारत की बात करें और उपन्यास में विकास देखें, हम बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। राइटर्स को प्रेरणा कहाँ से मिलती है, उनका उपन्यास कौन पढ़ता है, इन सब बातों का जवाब देने के लिए हम 3 राइटर्स की रचनाएं पढ़ेंगे, चंदू मेनन की, बंकिम चंद्र की और प्रेमचंद की। चलिए पढ़ते हैं उपन्यास का इस्तेमाल। उपन्यासों में देसी जीवन और रीति रिवाज जुड़ी जानकारी में मिलती है। इनसे हमें भारतीय घरों के अंदर क्या होता है, कैसे पहनावा है, ओढ़ना है, पूजा पाठ, विश्वास के बारे में हमें ध्यान पड़ता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं उपन्यास है इंदिराबाई। ये उपन्यास इंदिराबाई आज भी इतना लोकप्रिय है, और ये इंदिराबाई जो उपन्यास है उसकी मेन कवर पेज का फोटो है। ये उपन्यास आज भी बहुत ही लोकप्रिय है। लोकप्रिय क्यों है उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो हिंदुस्तान ने उपन्यास का इस्तेमाल समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए किया था। उपन्यासों की हेल्प से भूतकाल के साथ रिश्ता कायम किया। कई उपन्यास पुराने ज़माने के शौर्य और रोमांच को हमें बताते हैं। कई उपन्यास हमें महिला गायन करके इनके बारे में समझाती है। और ये भी सही है, कोई व्यक्ति उपन्यास पढ़ सकता है बशर्ते उसकी भाषा आती हो। इस तरह भाषा के साझा आधार पर एक अलग किस्म की सामूहिक भावना पैदा हुई। अगर आप गौर किए, एक इलाके के लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही लहजे में बोलते हैं, कभी कभी उसी शब्द का अलग ढंग से उच्चारण किया जाता है। उपन्यास के आने से कई तरह की विविधता हमें दिखाई पड़ती है। अब देखिए करते हैं बात इंदिराबाई नामक उस किताब की जो भी हम देखिए। ये किताब लिखी थी 1899 में मुल्लावाड़ी वेंकटराव ने। इंदिराबाई, भाषा थी कन्नड़। इस कहानी क्या है, इसमें इंदिराबाई को बहुत कम उम्र में बूढ़े आदमी से शादी कर देते हैं। शादी कुछ समय बाद वो विधवा हो जाती है और उसे विधवा का जीवन जीने के लिए विवश किया जाता है। लेकिन इंदिराबाई अपनी पढ़ाई को रखती है जारी और अंत में पढ़ाई करके वो दूसरी शादी भी करती है। इस तरह इसमें समझाया गया है महिलाएं होती है वो कम एज विधवा हो जाए तो उनको दोबारा से विवाह के बारे में बताया गया है कि महिलाओं को एक विधवा जीवन जीने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तमिल भाषा में सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार रहे हैं आर कृष्णमूर्ति। इनका उपन्यास है कल्कि। मतलब ये कल्कि के नाम से लिखा करते थे। मतलब इनकी उपन्यासकार जो थे ना, ये कृष्णमूर्ति, इनके प्रत्येक किताब के बाहर नाम लिखा होता है कल्कि। ठीक है, उन्होंने प्रसिद्ध तमिल पत्रिकाएं आनंद विकटन और कल्कि में संपादक रूप में काम किया। उनकी लिखने की भाषा है वो बहादुरी रोमांच वाली है, और ये अपने पूरे राइटर पढ़ने वालों को एक बांध के रख देते हैं। ये कल्कि नामक उपन्यास का पत्रिका का पेज है मेन। अब आधुनिक होने की समस्या है। काल्पनिक कहानियां होने के बावजूद भी उपन्यास का अक्सर पाठकों से असली सजा बातें करते थे था उसने कभी असली दिखाई नहीं देती से मानते हैं। उपन्यास बहुत नायिकाएं होती हैं, नायक होते हैं, पाठक उनसे सराहते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनके आदर्श गुणों को अपनाते हैं, तो एक सफलतापूर्वक जीवन का निर्वाह करते हैं। तो यहाँ बात करते चंदू मेनन की। चंदू मेनन ने किताब लिखी थी कौन सी, इंदुलेखा। विद्यार्थियों इस पाठ में जितने भी राइटर्स के नेम आए और उपन्यास नाम आए उनको आप ध्यान रखना। इस उपन्यास में अपूर्व सुंदर कई अद्भुत योग्यताएं हैं, कलात्मक प्रतिभाएं हैं, और वह संस्कृत पढ़ी हुई है, और नायक माधवन में आदर्श रंग में रंगा गया है, और वह मद्रास विश्वविद्यालय से पैदा हुआ नए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नायर वर्ग का मेंबर भी है। साथ ही वह उच्च कोटि का संस्कृत भाषा पढ़ता है, पश्चिमी कपड़े पहनता है, नायर रीति के मुताबिक लंबी चोटी भी रखता है। अधिकतर उपन्यासों में आधुनिक दुनिया को दिखाया गया था। इस तरह भारत के पुराने जमाने के मिथकों की आदर्श चरित्रों से अलग पहचान थी। उपनिवेश युग में अंग्रेजी शिक्षित वर्ग का पश्चिमी ढंग से रहन सहन विचार थे, पर अंदेशता पश्चिमी मूल्यों को थोक भाव में अपना लेने से उनकी कहीं पारंपरिक जीवन नष्ट न हो जाए, इसी चीज को इंदुलेखा माधवन के अंदर दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं फोटो, ये फोटो है कन्नड़ पत्रिका कथांजलि, उसका मेन कवर है। इसमें देखो एक महिला है वो बच्चों को कहानी सुना रही है। पाठ का आनंद। बाकी दुनिया तरह भारत में मध्यम वर्ग का मनोरंजन का साधन बन गया। उपन्यास किताबों के आने के बाद लोगों के हाथ में
में मन बहलाव के तरीके आगे शैक्षिक किताबें, दूसरी भाषाओं अनुवाद किताबें, लोकप्रिय गाने, समस्य घटनाएं इत्यादि अब छपने लगी थी। मिसाल के तौर पर तमिल में 20वीं सेंचुरी में उपन्यासों की बाढ़ आई। पाठक मांग पूरी होने के लिए जासूसी और रहस्यमय उपन्यास को कई दफ़ा छापा करते। मतलब उस जमाने में जासूसी वाले नहीं सोचते ना, उपन्यास वो अधिक बिका करते थे। उपन्यासों की हेल्प से लोगों ने मौन रहकर पढ़ना सीखा। हमें चुपचाप पढ़ने के आदि हो चुके थे। हमारे लिए सोचना मुश्किल होता कि पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। 19वीं सेंचुरी के आखिर में और 20वीं सेंचुरी शुरुआत में लिखित पाठ पाठ बोल बोल पढ़ते ताकि लोग सुन सकें। कभी कभी उपन्यास को ऐसे पढ़ते कि आमतौर पर उपन्यास अकेले में खामोश से पढ़वाते हैं। घर में अकेला बैठा या रेलगाड़ी में बैठा उपन्यास का आनंद ले सकता है। किसी भीड़ भाड़ में कमरे में पाठक उपन्यास की दुनिया में डूबकर सब कुछ भूल जाता। किस तरह उपन्यास पढ़ने क्या है, एक सपने की भांति था। अब महिलाएं और उपन्यास, कुछ लोग मानते हैं उपन्यासों का लोगों का मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग दुनिया काल्पनिक दुनिया में जीतते हैं। तो यहाँ कई विद्वान अपील की है कि इसके दुष्प्रभाव से बचें। मानते हैं कि महिलाएं और बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पढ़ती हुई एक औरत, ये लकड़ी पर चित्र बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि उस जमाने में महिलाएं किस तरह छिप छिपा कर पढ़ा करते थे। कुछ माँ बाप उपन्यासों को बच्चों की पहुंच से बाहर रखते, छज्जों पर छिपा कर रखते। युवा अक्सर पढ़ने का काम चोरी छिप करते, लेकिन उसे सिर्फ युवाओं में नहीं बल्कि बड़ी बुढ़ी महिलाओं में था। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ पोते पोतियों से बड़ी आराम से कहानियाँ सुना करती दादियाँ, लेकिन महिलाएं पुरुषों द्वारा लिखी कहानियों के पाठ्यका मात्र बनकर नहीं रही। कुछ भाषाओं में खुद की रचना छपी गई। 20वीं सदी के आरंभ में दक्षिण भारत के राइटर्स ने उपन्यासों और कहानी लिखना शुरू की। महिलाओं के बीच उपन्यास की लोकप्रियता ये भी है जिसमें नारी की एक नई कल्पना की गई। कई उपन्यासों की मूल कथानक प्रेम कहानी में महिलाएं आती है जो अपने साथी या रिश्तों को स्वयं चुन सकती है या उन्हें स्वीकार करती है। तो यहाँ हम बात करते हैं रुकैया हुसैन की। रुकैया हुसैन जो समाज सुधारक थी, उसने विधवा होने के बाद कोलकाता में एक बालिका विद्यालय बनाया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में सुल्तान ड्रीम लिखा जो 1905 में छपा था। इसमें उल्ट पुल्ट पे दुनिया की बात बोली गई है, जहाँ महिलाओं ने पुरुषों का स्थान ले लिया है। उनके उपन्यास पद्म राग ने किस्मत का फैसला खुद करना बताया कि महिलाओं को अपनी किस्मत का फैसला खुद करना चाहिए। हैरत की बात है कई सारे मर्द महिलाओं द्वारा उपन्यास लिखने या पढ़ने को शक की नज़रों से देखा करते हैं। व्यंग्य क्या होता है? व्यंग्य होता है लेखन, चित्रकारी, रेखांकन इत्यादि के माध्यम से एक हास्यपूर्ण ढंग से समाज की आलोचना करना। औरत को उपन्यास क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? तो 1927 में एक तमिल पत्रिका में लेख आया था, उसमें बताया गया है, प्रिय बच्चियों उन उपन्यास को मत पढ़ना, छूना भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तुम बीमारियां घेर लगी। इसको तुम पता क्यों किया? भाइयों, रिश्तेदारों और आसपास के घृणा पात्र बनने के? नहीं नहीं, तुम्हें माँ बनना है, अच्छी जिंदगी नहीं है, ये तुम्हारा देवी उद्देश्य है, तुम इस उद्देश्य को पूरा करने आई हो। ऐसी बात बोली गई है कि महिलाओं को उपन्यास नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात लिखी थी थिरुविका ने, ठीक है। उसको दोबारा से ट्रांसलेट किया है वेंकटचलपति ने। अब देखो भाई, ईसाई धर्म प्रचारक और बंगाली के शायद पहले उपन्यास करुणा ओ फूल मनीर विवरण की राइटर्स थी हाना मुलन्स। ये अपने पाठ को बताती है कि वह गुप्त रूप से लिखा करते थे। 20वीं सेंचुरी में शेल बाला घोष जैसे लिख पाए क्योंकि उनके पति ने उनको संरक्षण दिया था। किताबें के साथ औरत, आजकल हम औरतें काली किनारी वाली साड़ियाँ पहने हाथों में किताबें लिए अपने घरों में टहलते देखते हैं। उनके हाथों में अक्सर किताब देखकर भाई पति पूछते हैं नहीं पूछ उनके भय होता है तो भाई या पति उसको मतलब ना पूछ शब्द का। जाति प्रथा, निम्न जातियाँ, अल्पसंख्यक। आप बताएं, इंदु लेखा प्रेम कहानी है, लेकिन यह उस जाति की वैवाहिक समस्याओं से रूबरू थी। इसमें लिखे जाने के वक्त विवाद चल रहा था। नंबूद्री ब्राह्मण उसमें केरल के बड़े जमींदार थे और नायरों का बड़ा तबका लगानदार था। अपने धन अर्जित कर अमीर बड़े नायरों की नई पीढ़ी नायर महिलाओं के साथ नंबूद्री ब्राह्मणों के रिश्ते आपत्ति कर रहे थे। वह चाहते शादी और संपत्ति के लिए कानून बने। इसी विवाद के आलोक में इंदु लेखा पढ़ना दिलचस्प होगा। इंदु लेखा शादी करने वाले
नंबूद्र नामक जमींदार को इस उपन्यास में व्यंग्य का शिकार बताया गया है। बुद्धिमान नायक उसको ऐश्वर्य करती है और पढ़े लिखे सुंदर नायर माधव चुनती है, और ये दंपत्ति बाद में मद्रास जाकर रहते हैं। माधव सिविल सेवा में जॉब करता है। नंबूद्री की शादी तरफ थी, लिहाजा वह उसी परिवार की गरीब लड़की से शादी कर लेता है और सोचता है उसने इंदु लेखा शादी कर ली। चन्नू चाहते हैं कि उनके पाठक नायक नायिका तो अपने हथकंडों को सराहे और गलत कामों की निंदा करें। इंदिराबाई और इंदु लेखा जैसे उपन्यास उस जाति के उपन्यासकारों द्वारा मूल रूप से वैसे ही लिखे गए जैसे अन्य उपन्यासकार नहीं लिखे गए। उत्तरी केरल के निम्न जाति के राइटर पोथारी कुजाम्बू ने 1892 में सरस्वती विजयम उपन्यास लिखा। इसमें जाति दमन के बारे में बोला गया है। इस उपन्यास का अछूत नायक ब्राह्मण जमींदार के जुल्म से बचने के लिए शहर भागता है और वह ईसाई बन जाता है। वहाँ पढ़ लिख कर वह जब जज बनता है तो उसके कोर्ट में वही ब्राह्मण फिर आता है जिसने जमींदार ने उसकी हत्या कर दी है। अदालत में मुकदमा देखते हैं, जज को पहचान लेता है, लेकिन नमूद्री को अपने किए पछतावा होता है और वह चेंज हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं राजा रवि वर्मा का बनाया चित्र मालाबार ब्यूटी। इनका टाइमिंग था 1848 से लेकर 1906 तक का। बंगाल में 1920 आसपास नई किस्म के उपन्यास लिखे गए, जैसे बंगाल और निम्न जातियों के मसले उठाए गए। इसमें से एक उपन्यास है मल्ला बर्मन का तितास एकटी नदी नामम। इसमें तितास नदी मछली मार के जीवन जीने वाले मल्लाहों का जीवन दिखाया गया। इसमें मल्लाहों की 3 पीढ़ियों बारे में दिखाया गया है कि एक त्रासदी में बिछड़ जाते हैं। ये माँ बेटों की कहानियाँ हैं। लास्ट में ये बच्चे शहर में पढ़ते हैं। उपन्यासकारों ने मल्लाहों के जीवन को बताया है, उनके त्योहारों को दिखाया है, उनके नावों को, रिश्तों को, उस दोस्त दुश्मनी को इसमें किताब में इस उपन्यास दिखाया गया है। ठीक है। हालांकि बर्मन से पहले के उपन्यासकारों ने भी नेमन जाति के किरदार बताए थे, पर तितास खास है क्योंकि इसका राइटर खुद भी क्या है, मल्लाह जाति का था। यहाँ वेंको मोहम्मद बशीर ये मलयालम में मशहूर राइटर थे। बशीर की कोई पढ़ाई नहीं थी, उनके अधिकांश करते उनके अनुभव के ऊपर आधारित है। 5 साल उम्र स्कूल पढ़ाई करते हुए उनको नमन सत्याग्रह भाग लिया और बाद में इन्होंने अरब गए, जहाज़ पर काम किया, हिंदू और सूफी सन्यासियों से सोहबत की, पहलवानी सीखी। बशीर की कहानियाँ आम बोल चाल की भाषा में लिखी हुई है। उन्हें गरीब, पागलपन, बंदी जीवन पर जो लिखी कहानियाँ वो आम जीवन नहीं मिलती। यहाँ बशीर की फोटो देख रहे हैं, यह है बशीर। आगे टॉपिक है राष्ट्र और उसका इतिहास। औपनिवेश का इतिहास द लिखा हुआ इतिहास हिंदुस्तान आमतौर कमजोर, विभाजित और अंग्रेजों पर डिपेंड बताया गया है। इस इतिहासकार में प्रशासकों द्वारा एक संतोष भी दिखाया गया है। उनके बात करें यहाँ पर अंधविश्वास है तो अंग्रेज कारनामों की कहानियों में जम सकता है। ऐसे मानस है कि प्राचीन को एक नया दृष्टिकोण चाहिए था। भारतीय लोग आज़ादी के लिए चेतना प्राप्त कर रहे थे। इतिहास में आज़ाद ख्यालों की बात हो रही थी। बंगाल में कई उपन्यासकार मराठों में गुजरात को लेकर गए। यहाँ 19th सेंचुरी बात कर रहे हैं। इसी तरह उपन्यास में गुलाम जनता ने अपनी चाहत को पूरा करने जंडा। भूदेव उपाध्याय ने एक अपना लिखा अंगूरिया विनिमय, ये बंगला में लिखा जाने वाला पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार था। इसके नायक शिवाजी धूर्त और कुटिल औरंगजेब से लोहा लेते हैं। यहाँ मान सिंह शिवाजी से शांति समझौता करता है, लेकिन समझने के बाद औरंगजेब उन्हें नज़रबंद करना चाहता है और शिवाजी भाग निकलते हैं और फिर से जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह बंकिम चंद्र का आनंद मठ, इसमें मुसलमानों से लड़कर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाले हिंदू सैन्य संगठन की कहानी है। तो उपन्यास और राष्ट्र निर्माण, साहस और शौर्यशाली अतीत के आह्वान के जरिए उपन्यास को एक साझे राष्ट्र के एहसास को लोकप्रिय बनाने में हेल्प मिली। साझा समाज दिखाने के लिए उपन्यास में हर तबके, हर वर्ग के कैरेक्टर को गढ़ा गया। यहाँ हम देख रहे हैं कन्नड़ फिल्म चोमना डुड्डी का दृश्य है, जिसे B.V. कार्थ ने 1975 में बनाया था। यहाँ हम देख रहे हैं चेमीन फिल्म का एक सीन देख रहे हैं, जिसको शिव शंकर पिल्ले के उपन्यास चेमीन से बनाया गया है। उसका डायरेक्शन किया था रामू करियात ने। इसे 1965 में बनाया गया था।
तो एक और जमींदार है, नवाब मिलेंगे, दूसरे किसान, भूमिहीन मजदूर मिलेंगे, मध्यम वर्ग लोग मिलेंगे, औरतों खास तो निचले वर्ग की गैर आधुनिक औरतें भी ताकतवर व्यक्ति मालिक है। आपने कई समकालीन के उल्टे प्रेमचंद ने प्राचीन इतिहास से मोह रखा। उनके उपन्यास में अतीत के महत्व को नहीं दिखाया गया बल्कि भविष्य को रखा गया है। समाज के अलग अलग लोगों से आते हुए प्रेमचंद पात्र जनवादी मूल्य धरते हैं। उदाहरण के रंगभूमि का केंद्रीय पाठ सूरदास की तरह अंधा है, और इसी तरह एक नायक का चयन अपने आप खास दबले कुचले स्थायी लोग भी साहित्य से नहीं सोचते हैं। हम सूरदास को तंबाकू फैक्ट्री के लिए कब्जे से अपनी ज़मीन का संघर्ष करते देखते हैं। कहानी पढ़ते पढ़ते हमें समाज और असल लोगों के जीवन में सोचते हैं, तो यहाँ ऐसी बात में देखने को मिलती है। गोदान प्रेमचंद का सबसे मशहूर किताब है गोदान। इसमें भारतीय किसानों पर लिखा गया मानव जिसमें किसान होरिस की धनिया कहानी है, जो जमींदार महाजनों के ब्याज के दुष्चक्र फंस जाते हैं और भूमिहीन हो जाते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम बंकिम की मृत्यु के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा का विकास किया। टैगोर मुख्य रूप से औरतों के हालात और राष्ट्रवाद पर लिखा करते हैं। उनकी दोनों चिताएं घर बायरे 1916 में, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में द होम एंड द वर्ल्ड के रूप में किया गया। यह एक उदारवाद जमींदार निकलेस की पत्नी विमला कहानी है। निकलेस मानता है कि वह अपने देश को गरीब और हाशिए लोगों जीवन सुधार करने के लिए देश को बचा सकती है, लेकिन विमला अपने पति के दोस्त संदीप को क्या आकर्षित है क्योंकि वह चरमपंथ में विश्वास रखता है। संदीप अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में खोया हुआ है कि उसने निचली जातियों मुसलमानों की बेगानगी के एहसास से कोई दिक्कत नहीं है। संदीप की टोली में शामिल होकर विमला के भीतर आत्महत्या और स्वाभिमान जागता है। रविंद्रनाथ औरतों के लिए राष्ट्रवाद आंदोलन में हिस्सेदारी का प्रभाव दिखाया है। टोली के युवा सदस्य विमला की भले तारीफ करते हो, लेकिन इसके उल्टा वे फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। टैगोर को अपने इसलिए मैं अपने खींचते क्योंकि इसमें पढ़कर हम औरत मर्द रिश्तों को अपने ओर से फिर से सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये था विद्यार्थियों आज का पाठ। तो इस तरह देखते हैं इन उपन्यासों में कमज़ोरों की आवाज़ उठाई गई है, कमज़ोर को सोचा गया है, समुदाय को बोध किया गया है। उपन्यास हमें इन सब के बारे में सोचने पर क्या करता है, मजबूर करता है। तो विद्यार्थियों कल अपने करेंगे इसी किताब के पाठ के प्रश्न उत्तर विस्तार से करेंगे। तो विद्यार्थियों को वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।